बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद, और दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, सलामती और मुस्कुराहटों के दरवाजे खुलें। अब जब दरवाजे खुल ही रहे हैं तो एंट्री होगी जनाब, मैं हूँ उज़ैर मलिक और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से भी एक नई सुबह मुबारक हो और दुआ है कि आपका हर दिन जनाब खैर आफियत से गुजरे और खुशियाँ आपका मुकद्दर बने। आमीन आमीन। और नाज़रीन, आलमी और इलाकाई सतह पर कशीदगी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान को आलमी मईशत का हिस्सा बनने या मुआशी तनहाई का सामना करने की जी धमकी दी है। और इसी तनाजुर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान और मक्का दिफाई माहदे से जुड़ी अहम शराइत सामने आई हैं। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में तनाव कम करवा सकेगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के हक में तारीखी फैसला सुनाते हुए उनके जायज़ माली फ़वाइद और अपील जारी रखने का हक बहाल कर दिया। इस तारीखी फैसले के नताइज भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। तो बरसात के दिनों में फूड पॉइजनिंग और मैदे के जी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सामने आते हैं। इससे बचने के लिए कोई अमली तदबीर भी सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में। अवाम के मौशी हुकूक की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने मुल्क भर के बाद अब इस्लामाबाद में भी शुरू हो चुके हैं और 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटर डाउन का ऐलान कर दिया गया है। जमात इस्लामी के एहतजाज का अवाम को फायदे की बजाय नुकसान क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया पर यह डिस्कस हो रहा है कि जनाब जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, लेकिन रोज बरोज इस धरने के बावजूद हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। इसके अलावा अब ब्यूटी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली प्रोडक्ट रेटिनॉल के इस्तेमाल की असल हकीकत आपके सामने रखेंगे। तारिकीन वतन के लिए जारी होने वाली दुनिया की बेहतरीन ममालिक की दर्जाबंदी पर भी बात होगी। आपको किस मुल्क में सेटल होना चाहिए, माहिरीन की राय आपके सामने रखेंगे। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और जनाब अमेरिका और ईरान में क्या चल रहा है इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, बहुत टेंशन चल रही है और टेंशन बढ़ भी रही है। और अमेरिकी हुकूमत ने जी ईरान के खिलाफ मुआशी तन्हाई यानी कि इकनॉमिक आइसोलेशन की वसी पैमाने पर मुहिम शुरू करने का ऐलान करते हुए ईरान की हुकूमत और पासदारान इनकलाब की जो माली तौर पर सिचुएशन है उसको काटने की धमकियां देना शुरू कर दी है। और अमरीकी वजीर ख़जाना ने भी धमकी दी है कि जो भी मुल्क या इदारा तेहरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखेगा वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आएगा और इस मामले में चीन समेत किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। और इन्हीं तमाम कशीदा हालात के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का अहम दौरा किया है, जहां ईरानी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे में ईरान की शरीक बानी के तौर पर शमूलियत और चीन के अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्दअमल ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। इन्हीं तमाम दिफाई, मौशी और सिफारती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सोनो पाकिस्तान। मसूद साहब, अमेरिका ईरान को जंग के मैदान में तो हमने देखा हराने में नाकाम हुआ, अब मुआशी तन्हाई का ऐलान सामने आया है, नई पाबंदियां जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। इन नई पाबंदियों से खित्ते की मईशत और सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि उन्होंने कहा था दिस विल बी द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव, और अकॉर्डिंगली जो कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे अभी ईरान के देखें, ईरान इज ऑलरेडी ऑन सैंक्शंस 1979 से है, 1000 के करीब उनके इंडिविजुअल्स हैं, उन पे सैंक्शंस है, एंटिटीज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो ऑलरेडी मुश्किलात से गुजर रहे थे। इसके बाद अब जब उन्होंने बात की है कि इकनॉमिक जब स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज कर दी मिलिट्री से, फिर उन्होंने कहा हम इकोनॉमिक वारफेयर पे आए हैं और यस्टरडे वाज द इकोनॉमिक डी डे उनके बकौल, और उन्होंने कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अमेरिका। और उसमें अब उन्होंने फोकस किया 5 एरियाज पे। उन्होंने इसमें शिपिंग भी शामिल है, एविएशन इंडस्ट्री शामिल है, गोल्ड शामिल है और टेक्नोलॉजी शामिल है।
और इस पे उन्होंने कहा कि इस पे पाबंदियां लगेंगे, और फिर उन्होंने ये भी कहा है जो ममालिक इनको असिस्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उनको भी सैंक्शंस लग सकती हैं, उन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा दे हैव आल्सो मैप नेटवर्क्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, फैसिलिटेटर्स में इन्वॉल्व हैं, जो पैसा, जो डॉलर्स हैं जो ईरान की तरफ जाते हैं, या दे ट्राई टू एवेड सैंक्शंस है, तो उन्होंने कहा हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो जी। उससे ये इम्प्लीकेशंस होंगी। देखें कि खित्ते के 7 ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर्स जिनका लगता है, और फिर ये ओवरलैंड जो ट्रेड रूट्स हैं उनके, तो दैट इज वन फैक्टर है कि उससे मुश्किलात होंगी, मजीद चीज़ें वहाँ से अब नहीं आ सकेंगी। सेकंड, उन्होंने देखें कि उनको शक है कि एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के जरिए भी पैसा आता जाता रहा है और स्मगलिंग होती रही है, उस पर भी पाबंदी है। जो खित्ते के ममालिक के अंदर जो ऐसे पोर्ट्स भी हैं, और ख़ास तौर पे हमने पास्ट में देखा है बेरूत में, लेबनान में ख़ास तौर पे, वहाँ पे बड़ी उन्होंने नज़र रखी हुई है। पास में इराक इसमें शामिल है, सीरिया इसमें शामिल है, और तो उसमें भी ये मुश्किलात में इजाफा इनका हो सकता है। और तो मेरा ख्याल में देखें कि ईरान की इकानमी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मुश्किलात हैं। आल तो उन्होंने एक आइडिया बड़ा कंसीव किया था 79 के बाद कि हालात और वाक़यात ऐसे हो सकते हैं, सो देयरफॉर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेज़ की थी। वो खुद भी कारें बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल भी कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब आप कोई चीज़ सेल नहीं करेंगे, आपका आयल नहीं बिकेगा, तो फिर देखिए फिर आपके लिए नुकसान होगा, फिर मुश्किलात आपके लिए बढ़ सकती हैं। फिर ईरान के अंदर देखें इम्प्लीकेशंस एक और भी है कि ईरान के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड है, और क्योंकि प्रेसिडेंट का, फॉरेन मिनिस्टर का और कालीबाफ का डिफरेंट सोच है, और IRGC की डिफरेंट सोच है। अब हमने रिसेंटली बयानात देखे हैं, प्रेसिडेंट के भी उन्होंने जंग की मुखालिफत की है, कालीबाफ भी ये कह रहे हैं कि हम कब तक ऐसे हालात में रहेंगे, तो मुश्किलात उनके लिए हो सकती हैं। ओवरऑल देखें कि आइडिया क्या है अमेरिका का, कि प्रेशर इतना बिल्ड करें इकोनॉमिक कि आपके विदन इनसाइड जो इम्प्लोजन की बात करते हैं, कि प्रोटेस्ट हो, लोगों को, लोग तंग आए, वो उठ खड़े हो अगेंस्ट द रजीम, और सब्सिक्वेंटली वो रजीम को चेंज कर दे। सो उस हालात और वाकयात की ये बिल्कुल कोशिश बिल्कुल की जा मसूद रही है। साहब, तो ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कोशिशें की जा रही हैं। और अगर हम देखें जंग के लिए भी उन्होंने हर हरबा आजमा लिया और किसी ना किसी तरह डील की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। तो अब मुआशी तौर पर इस तरफ आ रहे हैं। तो अगर ईरान के हवाले से हम देखें, पिछले 20-30 साल से पाबंदियों की जद में है और जंग से हालात मजीद ख़राब हुए हैं। अब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में मसालत की कोशिश कर रहा है। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा ईरान पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आउटकम हो सकती है, किस चीज़ की उम्मीद करें हम? जी हाँ, देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनल रेपो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, JD वेंस के साथ, सिमिलरली ईरान की लीडरशिप के साथ। सो एक वो फैक्टर है। सेकंड है द ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट भी है, ईरान का भी है, और फिर इसके बाद GCC कंट्रीज का भी है। और फिर देखें कि ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं पास में फील्ड मार्शल। अगर आप देखें 7 और 8 अप्रैल की रात को जो मैराथन कम्युनिकेशन, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, तो फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था। और फिर आपने देखा हमने 11-12 अप्रैल को यहाँ पे इस्लामाबाद में बातचीत भी करवाई। अगेन पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इंस्ट्रूमेंटल। और इसके बाद अगर आपको याद हो कि प्रोजेक्ट ये फ्रीडम था, वो जो एस्कॉर्ट करने की अमेरिकन कोशिश कर रहे थे टैंकर्स को, वो भी पाकिस्तान ने पास करवाया। सो फील्ड मार्शल का ये चौथा दौरा था। पहला आपने देखा 15 से 18 अप्रैल में जब पीक जंग पे हालात थे, तो वो वहाँ पे गए हैं और 3 दिन वहाँ पे रह के आए हैं। फिर 22-23 अप्रैल को गए हैं। लास्ट जुलाई में गए थे जब आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा वहाँ पे था। और अब ये फोर्थ है। सो उनकी एक दिस इज द कंटिन्यूटी है, जो ट्रस्ट है, और पीस प्रोसेस को पाकिस्तान चाहता है प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन। और फिर वो हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद MOU पे वापस आ जाएं, उसको बेस बना के जो बात वहाँ पे की गई थी, जो कंसेशन ईरान को देनी थी, वो देनी चाहिए। और इसके बाद वो बातचीत को लेके आगे चले। फिर सिमिलरली वी एक्सपेक्ट रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के तरफ से। सो फ्लेक्सिबिलिटी को हर एक को दिखाना है। तो दैट्स वाई फील्ड मार्शल का वहाँ पे जाना। कल देखें कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है,
कालीबाग से मुलाकात हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोहसिन रजाई है जो द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और एडवाइजर टू आयतुल्ला, उनसे भी बातचीत हुई है। और फिर देखें खुलासा भी यही है कि एक तो ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया, अप्रिशिएट भी किया द रोल जी। ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फील्ड मार्शल, और साथ साथ एक कंप्रहेंसिव बातचीत की गई बिल्कुल है। कंप्रीहेंसिव तो बातचीत लाइकली हुई है आउटकम मसूद साहब, होगा और कि बहुत ही अहम मुलाकातें जो हुई हैं वो हुई हैं और उसमें बड़े अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। और इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल को इस दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा कॉल भी आई है। गो के हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन रॉयटर्स जो है वो अपनी खबर पर कायम है। मसूद साहब, अगर हम देखें तो ईरान ने मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने के लिए को फाउंडर बनने की जो शर्त रखी है, आपके नज़दीक ईरान ऐसा क्यों चाहता है? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के लिए तेहरान का मुतालबा तस्लीम करना मुमकिन हो सकेगा? देखिए, अव्वल तो मेरे ख्याल में अभी तक ऑफिशियली उन्होंने खुद कभी जिस तरह उनके जो स्पोक्स पर्सन है तो बकाई साहब उन्होंने कहा कि ऑफिशियली कोई इनको नहीं है, लेकिन यकीनन जिस तरह मीडिया इसको छाप रहा है, जी। जेरूसलम पोस्ट ने बात की और बाकी जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया पे भी बात हो रही है कि पाकिस्तान उसको एक ऑफर इनविटेशन दी गई है। तो अव्वल तो देखें, मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में वो इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके उनके लिए भी इम्प्लीकेशन है। वो चाहेंगे जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं इसके बाद हो सकता है वो इसका हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश होगी, तुर्किया की भी, सऊदी अरब की। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो देखें इससे बड़े इसके शॉक वेव्स दुनिया में जाएंगे, उसके बड़े ज़बरदस्त इम्प्लीकेशंस होंगे खित्ते के लिए, ख़ासतौर सही। मुस्लिम ममालिक के लिए। और जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके लिए बड़ा एक वाज़ेह मैसेज जाएगा जब ईरान इसमें एंट्री देगा, तो वो लाइकली है। फिलहाल देखिए, अभी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है कि ईरान ने ये कहा है, उसने ये कहा, इस तरह बातें हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे शराइत होंगे ईरान की तरफ से, लेकिन हालात जब बेहतर होंगे, ईरान अभी इमीडिएटली कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अदरवाइज ईरान सपोर्ट कर रहा है इस मक्का सिक्योरिटी को, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि अमेरिकन यहाँ से जाएं और जो रीजनल कंट्रीज है दे शुड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उनकी भी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। और बाकी अभी जीसीसी कंट्रीज ने भी रियलाइज किया है, जो अमेरिकन अपने बेसिस को नहीं प्रोटेक्ट कर सकें तो हमें क्या प्रोटेक्ट, हमें भी तो नहीं कर सकें। सो जी देयरफॉर जी। वो रीजनल अप्रोच पे है, और पाकिस्तान इसमें अगेन लीडिंग रोल है। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दैट्स वाई आप देखें कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक है, अभी सीरिया ने भी इंटरेस्ट शो किया, बांग्लादेश देखें जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को इससे हो रही है। सो लाइकली फ्यूचर में है कि एक बहुत बड़ा मजबूत ये अलायंस बने। सही। अच्छा मसूद साहब, अगर हम चीन की तरफ देखें, अमेरिका ने चीन को ईरानी तेल खरीदने पर पाबंदियों से खबरदार किया है। चीन का भी सख्त रद्दमल सामने आया। क्या ये मुआशी जंग जो है वो बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट शी ने सितंबर में चाइना अमेरिका का विजिट करना है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि देखें कि अगर अमेरिका इसको इम्प्लीमेंट करता है, ऑलमोस्ट 90% ईरान से ऑयल, 50% ओवरऑल मिडिल ईस्ट से चाइनीज ऑयल लेते हैं। और तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास, देखें चाइना के पास अपने स्टडी रिजर्व्स उन्होंने इन्हांस किए, उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो रशिया से भी तेल ले लेते हैं, उनके पास हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो रेयर अर्थ मिनरल मटेरियल है वो चाइना के पास है, और जो उसको डेवलप करने की कैपेबिलिटी है वो भी चाइना के पास है। सो इंटायर अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है या डिफेंस इंडस्ट्री है, दैट डिपेंड्स ऑन दोस मिनरल्स, तो वो फिर चाइना उनको देगा नहीं, सो टिट फॉर टेट होगी। फिर इस तरह देखें एक्सकेलेशन इनके दरमियान हो सकती है। तो मेरा ख्याल में जिस तरीके से एक सिस्टम पहले से चल रहा था वो चलेगा। चाइना पे कोई ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, स्पेशली वो रेटरिक्स के बयान की हद तक तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चाइना इसको नहीं रोक सकता है। लेकिन इसमें कोई नहीं वेज एंड मीन्स दरमियान में निकलेंगे। हो सकता है उससे पहले कोई डील या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान। जिस तरीके से अभी ये सैंक्शंस पे लगी हैं तो प्रेशर भी मजीद बढ़ेगा, और अंदर से भी उनकी लीडरशिप को भी रियलाइजेशन है, बिल्कुल रियलाइजेशन है कि ये मामला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। गो के हमने देखा कि जो ईरानी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मईशत हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी जो मौशी शरेआने हैं वो बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले से बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन ये तेल की पाबंदी भी अगर नाफिज हो जाती है और चीन तेल नहीं खरीदता ईरान से तो यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे। और बिल्कुल जी, हम देखते हैं कि चीन के पास देखा जाए तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद थी, लेकिन अपने दोस्तों को, इत्तेहादियों को सपोर्ट करने का ये भी एक तरीका होता है कि आप उनसे एशिया खरीदते हैं। हालांकि चीन जो है वो रशिया से भी जो ऑयल है वो अपनी ज़रूरत का खरीद सकता है, लेकिन ईरान से खरीदा जाता है ताकि इन सख्त मौशी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी समझ से बाहर है। जब वो हर चीज़ में नाकाम हो गया, उनका हर हरबा नाकाम हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब इकोनॉमिकली जी आइसोलेशन की तरफ जाते हैं और ईरान को इस तरह से प्रेशराइज करते हैं। और ईरान भी डटा हुआ है, डील की कोई ना कोई बात अब जो है वो बीच में ही रह गई है। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, लेट्स सी कि क्या हो सकता है। और हम ये तो देखें ना, एक चीज़ और इस बात से साबित होती है इन मौशी पाबंदियों से, अमेरिका जो वो कहता था कि ईरानी अवाम को से बड़ा दर्द है, ईरानी अवाम से कोई मसला नहीं है, ये IRGC के लोग हैं, इनके साथ प्रॉब्लम है, हुकूमत में बैठे कुछ लोग हैं, हम ईरान की अवाम के साथ उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। तो जनाब, इन मौशी पाबंदियों का सबसे पहला शिकार ईरानी अवाम होगी, मुश्किलात उनके लिए बढ़ेगी और जो जिंदगी गुजारना है, जो लिविंग कॉस्ट है, वो उनकी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, यही सूरत हाल है। और अब आलमी सतह पर तो हमने देख लिया कि सिचुएशन इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। मौसम भी कुछ उज़ैर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा है, और कभी बारिशें होती हैं, कभी जी हब्स हो जाती है। और ऐसे में जैसे हम कल भी शिकवा कर रहे थे कि लोड शेडिंग भी हो रही है, जाती बहार की गर्मी है जो कि बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, और सूरज भी जो है वो भरपूर आंखें दिखा रहा है, सुबह सवेरे जो है ना वो चमक अपनी फैला देता है। तो आप पूछ नहीं रहे हैं आज दर्जा हरारत, खैर है, आपको पता मैं चल कह रहा हूं गया कि जो भी आज खुद से बता दें। मैंने कहा शायद आप शहरों में टेम्परेचर कैसा रहेगा ये देख लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जी आप अपने प्लान्स भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि बाद अज़ दोपहर शिमाली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंद और बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं मौसम खुश्क और बाद अज़ दोपहर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और गिलगित में दर्जा हरारत 27 से 15 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 19 और मिनिमम 11 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और बाद अज़ दोपहर यहाँ भी मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 22 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 31 है और कम से कम 16 डिग्री तक जा सकता है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अब रुख कर लेते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 27 डिग्री तक जा सकता है, जबकि सवात में, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 26 से 13 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम सवात, कोहिस्तान, बटग्राम और शांगला में बाद अज़ दोपहर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 28, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 और मिनिमम 25 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 41 और कम से कम 30 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मौसम मुतदल रहने की तवक्को है। अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करें तो कोयटा में दर्जा हरारत 34 से 17 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। अब बात कर लेते हैं वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद
कराची का रुख करें तो कराची में हम देख रहे हैं टेम्परेचर 37 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा 39 और कम से कम 27 तक जाने का इम्कान है, जबकि साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है और यकीनन अच्छी तरह समझ भी ली है, लेकिन इस मानसून के मौसम के अंदर नुकसानात क्या क्या होते हैं, मसाइल क्या क्या होते हैं, ये डिस्कस करना बाकी है। अब उसके लिए हमें एक छोटी सी ब्रेक लेना पड़ेगी, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। मानसून का मौसम है और इन दिनों में हम देख रहे हैं हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की मिकदार जो है बढ़ जाती है, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की अफजाइश के लिए इंतहाई मौजू होती है। और इस तरह का माहौल मिल जाता है उनको कि वो फिर आपको बीमार भी कर सकते हैं। और बरसात के दिनों में फूड पॉइजनिंग और बदहजमी, गैस, हैज़ा और पेट के जी शदीद इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा भी हो जाता है। और बाहर के खाने, बार बार एक ही तेल में तले हुए पकोड़े, समोसे और आलूदा पानी से बनी बर्फ और मशरूबात इस बीमारी की बुनियादी वजह बनते हैं। फूड पॉइजनिंग की इब्तदाई अलामात क्या हैं और मौसम में मैदे को सेहतमंद रखने के लिए मानसून में हमारी खुराक और आदत क्या होनी चाहिए, इन्हीं तमाम अहम सवालात पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम देखें तो मानसून के इस मौसम में बारिश बरसती है तो लोगों का दिल करता है चटपटे खाने को, और फिर लोग कहते हैं हम गोलगप्पे खाने से रेजिस्ट नहीं कर सकते पकौड़े खाने लेकिन मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस मौसम में भी हम अपनी डाइट जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि और चटखारेदार चीज़ें खा रहे होते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे मैदे पे बोझ बनती हैं और मसाइल का सबब बनती हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसे ही मौसम ज़बरदस्त होता है, सुहाना होता है, तो इंसान का दिल करता है खाने को, और खाने में भी चटपटी चीज़ें। लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं? अभी रात का वाक़या है, एक मुझे कॉल आती है कि रात को जाते हुए ना हस्बैंड ने ना पकोड़े और नान खा लिया और 3 दिन से हॉस्पिटल दाखिल है और स्टूल पास नहीं हो रहा और बहुत सारी अद्वियात सारा कुछ कर लिया लेकिन स्टूल पास नहीं हो, जिसकी वजह से तबीयत इतनी अपसेट हो गई है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार नहाने की जिद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर खुश्की बढ़ गई है, गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है। तो फिर मैंने कहा ये एक तो गलत काम हो गया, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ खा ली, अब हुआ क्या कि और डॉक्टर कहते हैं वो जाके वहीं पर स्टक हो गया, अब अच्छा वो ना पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मसला बन गया। जानने वाले चबाए नहीं थे उन्होंने, क्या मतलब प्रॉब्लम इसमें होता है क्या, पकोड़े सख्त रह गए थे, पकोड़े और नान में ये क्या मैदा था, वो बेसन था, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अक्सर औकात आप नान खा लें या पकौड़े खा लें या नान जैसी कोई मैदे वाली चीज़, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बाज़ औकात कॉन्स्टिपेशन इतनी स्वेयर हो जाती है और इस मौसम में खास करके अच्छा फिर स्टूल पास नहीं होता। अब हुआ क्या है कि फिर मैंने एक इलाज बताया, यकीन करें सुबह उनकी वाइफ का फ़ोन आया तो इतनी खुश, कहती हम 3 दिन से मुसलसल 2-3 हॉस्पिटल चेंज कर चुके हैं। इलाज क्या बताया मैंने, अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो कैस्टर ऑयल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने कहा आप 1 कप गर्म पानी में 4 चम्मच कैस्टर ऑयल के हम बड़े वाले डाल के दें, 3 घंटे बाद अगर स्टूल पे पास हो जाए, ठीक है ना, तो 3 घंटे बाद फिर दे दें। बाज़ुकात होता है कि पेशेंट इस तरह का लेटा होता है, चल नहीं रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट को बाज़ुकात अगर वॉमिटिंग भी हो जाए ना अच्छे तरीके से, तो मैदा वॉश हो जाता है, तबीयत ठीक हो जाती है। तो उन्होंने बताया सुबह कि जब से वॉमिटिंग आई है ना सुबह, तबीयत बड़ी ज़बरदस्त हो गई। अब मैंने कहा उन्हें फिर यही दें 1-2 दिन, उससे क्या होगा, पानी में कोशिश करें दूध में देसी घी डाल के दे दें, उससे एक दफ़ा मैदा वॉश हो जाए। तो ऐसा भी बाज़ुकात हो जाता है। अब वो फिट आदमी और यंग लड़का और 2-3 दिन में उसके साथ क्या बन गया, ऐसा हो जाता है। इसी तरह बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम शादी ब्याह में जाते हैं, इन दिनों में खाना अगर ज़्यादा देर का पड़ा हुआ है या सलाद ज़्यादा देर की कटी हुई है तो उसमें नमी आ जाती है, हमने खाई, फूड पॉइजनिंग हो गया, बायो पता चलता है खाना खा के आए तो उल्टी इमोशन लग, तो ऐसा भी बाज़ुकात हो जाता है। इन दिनों में फ्रिज की पड़ी हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। खास करके जैसे उबले चावल हैं, अगर आपने या दूसरे चावल हैं, उतने बनाएं जो एक ही टाइम पे खत्म हो जाए। अगर रात को आप रख लेंगे सुबह खाएंगे, या दही भल्ले अगर वो भी आप रात के पड़े सुबह खाएंगे, उससे भी तबीयत अपसेट हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें
फलों में देख लें, सब्जियों में में भी। अक्सर हम जाती हैं तो कटे हुए फल इन दिनों में बाजार से नहीं खाने चाहिए, और कटी हुई सलाद भी कोशिश सलाद करनी भी चाहिए नहीं बचा जाए। अच्छा। तो इस्तेमाल क्या करना चाहिए इसमें, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया है, उल्टी मोशन लग गया है, तो बड़ी बेहतरीन दवाई घर में आप बना के रखें, कमाल का नुस्खा, और इन दिनों में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें है ये 3 चीज़ें हैं, 7 पुदीना है, 7 अजवाइन है, यानी कि अजवाइन का भी 7, पुदीने का भी 7, और मुशक काफूर। ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप किसी भी बोतल में डाल के ना 10-10 ग्राम रख दें कि 1-2 दिनों में मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसे कहते हैं अमृत धारा। ठीक है, अब ये मेल्ट हो गया, ये आपके घर में पड़ा है। अब आपने क्या करना, अगर उल्टी या मोशन ऐसा मसला हो रहा है तो उसके लिए बेहतरीन है कि आपके घर में अगर ये 2 चीज़ें, ये नुस्खा बना कर रख लें उल्टी मोशन के लिए। अगर ये ना हो तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये मोचरस और बैलगिरी है। ठीक है। इतना कमाल का, अगर आपको उल्टी मोशन हो गई है, हैज़ा लग गया, हैज़ा हो गया, तो फौरी तौर पे आप वो 7 पुदीना बना पड़ा है, ये इसका पाउडर लें 1 से 2 माशा, उसके ऊपर 2-3 कतरे डालें, फौरी तौर पे ले लें। पहली खुराक से ही आपका हैज़ा ख़त्म हो जाएगा, उल्टी मोशन रुक जाएगी। अगर इसके ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है, फिर आप लौंग और दारचीनी, ये 2 चीज़ें आपके घर पड़ी हैं, इसका कहवा बनाएं, थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, 2 चम्मच पिला दें, फौरी तौर पे आपका जो उल्टी आ रही है, मोशन आ रहा है, फौरी तौर पे रुक जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है उल्टी आती है, जो भी पानी भी पियो वॉमिटिंग, खाना खाओ वॉमिटिंग, इसका मतलब मैदे के अंदर ठंडक आ चुकी है। फौरी तौर पे हरारत पैदा करना, हरारत पैदा करने में लौंग और दारचीनी जब आप लेमन छोड़ के लेते हैं तो फौरी तौर पे नकाहत, कमजोरी भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में फिर जब पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए लेमन लें, नमकीन शिकंजबीन बना के पिए, या हकीम साहब, लोग समझ रहे होते हैं कि शायद पता नहीं मैदे में गर्मी हो गई और वो ठंडी चीजों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कैसी बात है जो आपने बात की, बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, लोग ठंडी चीज खाते हो और ज्यादा मोशन लग जाता है, और ज्यादा उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा है कि ठंडी चीज कब खानी है, अगर आपको हुआ ना डायरिया हो गया इस तरह का कि आप जाते हैं वॉशरूम, पेट में दर्द होती है, मोशन आ जाता है, तो फिर आंतों में इन्फेक्शन है। ठीक है। वहां पे आप ठंडा दूध या ठंडा पानी, उसमें छिलका इसबगोल डाल के, और इसका भी तरीका होता है कि आपने ठंडा पानी या दूध लिया ठंडा, छिलका इसबगोल डाल देंगे, एक दफा हलाएं, फौरन पी लें। फौरन पीने का मकसद क्या है, वो बाहर ना फूले, अंदर जाके फूले, ताकि वो लेयर ऊपर आ जाए, वो जो आंतों में इन्फेक्शन हुआ वो खत्म हो जाए। तो ऐसे में ठंडी चीज खानी चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है। तो हकीम साहब, बच्चों के लिए भी ये सेम नुस्खे हैं, सेम टोटके, उनके लिए भी अगर उनको प्रॉब्लम, अच्छा, ये मसला ज्यादा होता ही बच्चों को है और बूढ़ों के, और बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। ये ऐसा नुस्खा है, अगर ये नुस्खा घर में बना पड़ा हो ना, और सस्ता सा है, आम पंसार 100 से मिल जाता है। ये मोचरस और बैलगिरी, ये बच्चों के अगर मोशन नहीं रुक रहे, कई बच्चे होते हैं सेहत नहीं पकड़ रहे होते, डेली 2-3 दफा मोशन आ रहा है, आंतों में इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है। अगर उल्टी मोशन लग रही है उसके लिए बेहतरीन है। और इसकी खुराक क्या है, अगर बच्चा है तो 1 चुटकी सिर्फ पानी में घोल के दे दे, ठीक है, फौरी तौर पर रिजल्ट है। और इसी तरह ये जो मैंने नुस्खा बताया ना, ये तो इतना जबरदस्त है, आजकल के दिनों में ये जो अमृत धारा है, इसके मैं चंद फवायद गुना देता हूँ कि इतना जबरदस्त है कि अगर अमृत धारा घर में बना के रख लें, 7 पुदीना, 7 अजवाइन और मुशक काफूर, इन दिनों में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए बेहतरीन है, पानी में 2-3 कतरे डालें, पी लें, चीनी के ऊपर 2-3 कतरे डालें, खा लें, फौरी फाका। आपके सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे लगा लें। अगर पेशेंट के बाजू का ऐसा कोई चीज़ ने डस लिया है तो ऊपर थोड़ा सा लगा दें। अगर घुटनों में दर्द है, घुटनों के ऊपर थोड़ा सा मसाज कर लें फॉर रिलीफ। अगर आप ऐसा पेशेंट है कि दाढ़ में दर्द है तो रुई में रख के दाढ़ में रख ले, फौरी तौर पे दाढ़ का दर्द खत्म। फिर उसके बाद कान में दर्द है तो एक प्रॉपर कान में डाल ले कान। अगर आपको ऐसा पेशेंट होता है कि बाजू का सांस नहीं आ रहा, रात को सांस बंद होती है, सिर्फ नाक के ऊपर लगाएं, सांस खुल जाएगी। यानी कि दिल के दर्द के अलावा बाकी सारे दर्दों का इलाज है। हाँ, दिल के दर्द। और इसमें बाजू का ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसा होता है हमारे पास कि नींद बेहोश होता है, बेहोश हो रहा है, तो आप उसको भी अंदर ये नाक के अंदर हड्डी के अंदर लगा दें दोनों साइडों पे, तो फौरी तौर पे होश में आ जाता है। अच्छा हकीम साहब, इसके तो अनगिनत फवायद हैं, वो तो इस पे ही शो जो है हमारा खत्म हो सकता है। हमें ये बताएं कि लोगों को अफारा, ब्लोटिंग जो है ये इस सीजन में बहुत ज्यादा हो रही है, क्या वजह है? बैक्टीरिया अंदर जो है अफजाइश कर रहे होते हैं, क्या मसला क्या है? अच्छा, नमी मौसम में ज्यादा होती है। हम जब खाना खाते हैं, खाने की रूटीन है, हम ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं और पानी साथ पी लेते हैं। ऐसा अगर मसला होता हो तो पानी का इस्तेमाल कम कर दें, सालन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, रोटी का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि रोटी से फिर गैस ज़्यादा पैदा होती है। अच्छा, फिर ब्लॉटिंग के लिए इतना सादा नुस्खा है, अजवाइन और काली मिर्च गैस का इलाज है। ठीक है, ब्लॉटिंग का इलाज है अजवाइन और काली मिर्च। 3 काली मिर्च,
और 2 चुटकी अजवाइन हर खाने के बाद पानी के साथ खा लें या चबा के खा लें। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से ब्लोटिंग नहीं होगी। जबरदस्त। और इसके लिए जो कहवा है, पुदीना, अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा इतना कमाल का है कि इसका कहवा बना के पिया जाए तो फिर भी ब्लोटिंग नहीं होती। और ऐसे पेशेंट जिनका पेट बढ़ रहा है उनके लिए बड़ा अच्छा है। सही। फिर एक इसी में ब्लोटिंग के लिए चूरन है, ठीक है, जिसमें आप अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें और उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद ले लें। तीनों चीज़ों को हल्का सा तवे के ऊपर बरियां कर लें या किसी फ्राई पैन में बरियां कर लें, हल्का सा नीम गर्म, इसका पाउडर कर लें। इसमें 50 ग्राम ये 3 चीज़ें हैं और 50 ग्राम काला नमक डाल। इतना मज़ेदार चूरन है और ये मोटापे का भी बेहतरीन इलाज, ब्लोटिंग का बेहतरीन इलाज, गैस का बेहतरीन इलाज है और ये घर में चूरन होना ही चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़े ज़बरदस्त नुस्खे हैं और इस मौसम के हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का हल इन नुस्खों में है और बड़ी इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, घर में भी अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ें ही ना खाएं जिनका जिक्र हकीम साहब ने भी किया, तस्करा किया, आप क्या दोबारा उनका जिक्र करें। आपको इस तरह की बाजारी चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए। अपना डाइट पैटर्न इस मौसम के अंदर आपको चेंज करना चाहिए क्योंकि इस मौसम में फौरी तौर पर आप मैदे के अमराज और का सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और अगर गलती से हो जाती है तो फिर नुस्खा आजमाएं और फिर हमें भी फीडबैक दें। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि साल तक अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में मअतल या इल्तिवा का शिकार मुकदमों के दौरान अगर अपील कुनिंदा की वफात हो जाए तो केस दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन और उनके कानूनी वर्सा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंतहाई अहम और उसूली फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि अपील कुनिंदा की वफात के बाद भी कानूनी वर्सा का जो हक है वो ख़त्म नहीं होता और वो अपने जायज़ सर्विस और माली जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए मुकदमा जो है वो जारी रख सकते हैं। और माहम ये केस FPR के एक साबिक मुलाजिम अब्दुल हक से मुताल्लिक था जिन्हें 1995 में प्रमोशन से महरूम रखा गया और फिर 2019 में उनके इंतकाल पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपील दाखिले दफ्तर करती थी, जिस पर उनके बेटे की जानिब से दायर अपील पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देते हुए 3 माह में केस का फैसला करने का हुक्म दिया है। इस तारीखी फैसले के कानूनी असरात क्या हो सकते हैं, इसी बारे रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून, वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट कमेटी पंजाब, एडवोकेट अली खलील साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त। बहुत शुक्रिया। हम ये बताएं कि हमारे यहाँ सर्विस ट्रिब्यूनल्स की बात कर लें, अदालतों में मुकदमात के फैसलों में इतनी तवील ताखीर की आखिर बुनियादी वजूहात क्या है कि कोई शख्स जो है दरख्वास्त कुनिंदा वो दुनिया से रुखसत हो जाता है लेकिन फैसला नहीं हो पाता। अच्छा देखिए कि सिविल सर्वेंट्स का या पब्लिक सर्वेंट्स का जो हमारे यहाँ तरीकाकार है जी, वो ये है कि जब भी उस पर कोई एलिगेशन या किस तरह का मामला आता है सबसे पहले वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन में जाता है। देन उसके बाद विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड वो डिपार्टमेंटल अपील दायर करता है। डिपार्टमेंटल अपील भी अगर उसके अगेंस्ट हो जाती है, उससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, देन ही मूव टू ट्रिब्यूनल। अब एक जो पंजाब का या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का जो मुलाजिम है वो पंजाब प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, इसी तरह फेडरल वाला जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है वहाँ पे मूव कर जाएगा। अब जब ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाता है और बिल फर्ज कर लीजिए कि इस सारे दौरानिए में उसको 5-6 माह साल लग गया, इस दौरान बहुत सी चीज़ें जो अर्जेंट रहती हैं, लाइक डिपार्टमेंट का कभी जवाब नहीं आ रहा, कभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर पेश नहीं हो रहा, इस तरह के डिफरेंट हिले बहाने रूटीन में चलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद मज़े की बात ये होती है, बल्कि हम इसको दुख की बात कहते हैं, कि ट्रिब्यूनल के बाद जब वो मूव करता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि ट्रिब्यूनल की जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, वो हाई कोर्ट में नहीं होती। जब वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करता है तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली इतना बल्क केसेस का और बाकी मामला हैं, उसकी अपील एक्सेप्ट होते हुए और लगते हुए पहली समात आते हुए कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं जब उसका केस शुरू होता है। अब इट्स मीन कि अगर 2-3 साल के बाद तकरीबन उन्होंने एवरेज शुरू हो रहा है तो उसको फाइनल होते हुए तकरीबन 8-10 साल लग जाएंगे। और बाकी केसेस में यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जब सरकारी मुलाजिम होता है, जब उसकी सैलरी बंद होती है, पेंशन के इशू है, डिसमिसल के इशू है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस के इशू है, इस तरह का कोई भी इशू है, तो उसकी घर की रोजी रोटी बंद हुई होती है। अब उसके लिए 2-4 साल 10 साल तक टाइम गुजारना ओबियसली बहुत मुश्किल होता है और अक्सर औकात इन हालात में उसकी सैलरीज बंद होती है। सही। तो ये जो डिपार्टमेंटल, उसके बाद ट्रिब्यूनल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी सारा प्रोसीजर है, इसके अडॉप्शन में टाइम लगता है। तो ये आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि मुलाजिम की डेथ हो जाती है, उसके बाद जाके केस डिसाइड होगा। वाकई बहुत मायूस। अच्छा, फिर इस फैसले को आप कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं? देखिए, जो स्पेसिफिकली अब्दुल हक का ये फैसला है, ये न्यू नहीं है।
इससे पहले एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी SCMR 2021 पेज 702। उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असूल वाज़ेह कर दिया, अगर किसी की अपील मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, वो जा चुका है या किसी भी और ट्रिब्यूनल पे है, और उसका जो बेनिफिट है उस अपील की सूरत में, लाइक उसके बकाया जात है, उसकी पेंशन के अमाउंट है, उसके एरियर्स है, ऐसा कुछ भी है जिसके उसके जो लीगल हेड्स है वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं, और इस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, अच्छा, तो उसके जो लीगल हेड्स हैं वो उस केस को परसू कर सकते हैं और उससे जो सही। बेनिफिट्स हैं उनको भी यानी वो ले सकते हैं। इट्स मीन कि किसी भी मुलाजम की डेथ की सूरत में उसके जो लवाहिकीन हैं वो अगर उसकी स्पेसिफिक ग्राउंड्स मौजूद हैं कि वो उसको आगे परसू कर सकें, तो राइट रखते हैं कि उसको परसू कर सकें। तो इदारे जिस रविश पे चलते हैं, जो तरीक़ेकार अमूमन इख्तियार किया जाता है कि केस को इतना लटका दिया जाए, उसकी अपील को इतना लटका दिया जाए कि खुदा न खास्ता वो दुनिया से चला जाए और किसी और भी तरीके से हम जो केस है दाखिले दफ्तर कर दें, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा किसी भी इदारे के मुलाजिम के साथ। अच्छा देखिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, एक बर्डन केसेस का ये क्राइटेरिया ऐसा है कि जिसमें सर्कल में आते 2-3 साल आमतौर पे लगते हैं, ठीक, लेकिन आप उससे नीचे देखिए कि यहाँ तक नौबत सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाती है। आपके डिपार्टमेंट जब फैसला दरअसल कर रहे होते हैं, 90% ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब किसी मुलाजिम से मुतल्लिक फैसला होता है जी, तो उसको सीनियर होता है, वो असूल को अक्सर बाईपास कर देता है और वो अपनी जिदबाजी के ऊपर करता है। लाइक उसके अंदर एक होती है कि अगर मैं ऑफिसर उसने गलती की तो मैं इसको बस फिल फोर्स सजा दूं। वो प्रॉपर्ली प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आमतौर पे कम लोग करते हैं, और डिपार्टमेंट्स में भी बदकिस्मती से ऐसे पढ़े लिखे लोग कम हैं जो प्रॉपर्ली प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद चलते हैं। दूसरी तरफ गलती जो है वो हमारे मुलाजिम की भी होती है। सरकारी मुलाजिम की गलती किस तरह से है कि जब आपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है या डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी है, वहां पे वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लेते, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करते। अब ऑफिसर ने उसको जो सजा दी वो उसका जवाब खुद बना लेंगे, आमतौर पे अपने इर्द गिर्द में किसी साथी से, क्लर्क से बनवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो 10 साल भी वेट कर लेते हैं, लाखों रुपए भी खर्च कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर जब आप डिपार्टमेंटल अपील के बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, वहां पे अपनी ग्राउंड को आप वीक कर जाते हैं, अपनी अपील के जो आप ग्राउंड्स लेते हैं वो वीक लेकर। तो लिहाजा मैं हमेशा जब कभी ट्रेनिंग भी होती है सिविल सर्वेंट्स की या सरकारी मुलाजमीन को, तो मैं हमेशा ये गाह करता हूँ कि जब आपकी डिपार्टमेंटल अपील का फाइल करने का टाइम है, उसमें जो ग्राउंड्स ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये ग्राउंड्स गलत ले लेते हैं, लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है शुरू में, और लीगल एक्सपर्ट में वो जो सर्विस मैटर्स को समझता हो, हो, अदरवाइज ये आप भी 10 ठीक है। साल भी वेस्ट करेंगे और उसके बाद भी पता नहीं आपको इंसाफ हमें ये मिलता ही डिटेल नहीं भी मिलता। बता दें, जैसे वफात होगी उसके बाद वुरसा को कानूनी तौर पर कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो कैसे आगे अच्छा, वो बकाया जात के जिसमें वुरसा हक रखते थे, लाइक मिसाल के तौर पे मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है। उससे पहले मैंने एक अपील फाइल की थी जिसमें मेरे कुछ बकाया जात थे डिपार्टमेंट की तरफ। अब इट्स मीन कि मेरे वुरसा उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट के मालिक हैं, मालिक है। वारिस हैं। इसी तरह अगर कोई किसी के पेंशन का मामला था, किसी के एरियर्स का मामला था, किसी के प्रमोशन ड्यू का मामला था, किसी के सीनियरिटी का ऐसे मामला था जिसमें वो फाइनेंशियली बेनिफिट ले सकता था, और हर केस में ये अप्लाई नहीं होगा रूल, ये ब्राह्मण क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आपको डिपार्टमेंट के रूल्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद जो प्रोविंशियल सर्विस रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे, फिर डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम आते हैं सीनियर हज़ार की तरफ से, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या इसके जो लीगल हेयर्स हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स में इसके इस सिविल सर्वेंट के जो वारिस थे वो क्या वो हक रखते हैं कि वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अगर वो बेनिफिशियरी हो सकती हो तो ये कोर्ट की स्वाबदीद यानी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसको किस तरफ लेकर चलता है कि अच्छा, हमें ये भी बताएं कि इस फैसले के बाद वो तमाम कानूनी वुरसा भी अपनी अपीलें दोबारा से फाल करवा सकते हैं, उन्हें परसू कर सकते हैं जिनके सर्विस मैटर मुलाजिम की वफात पर बंद कर दिए गए थे, और क्या ये सिर्फ सरकारी महकमों तक जो है वो इम्प्लीमेंट होगा या प्राइवेट इदारों पर भी ये लागू हो सकता है? अच्छा देखिए, यहाँ पे दो चीजें हम मिक्स कर जाएंगे। नंबर 1 पे तो हर केस का जो कानूनी वारिस है वो उसका बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, हर तरह के केस का। दूसरा ऐसा केस जिसमें हो सकता है, अगर हम ऑटोनोमस बॉडी की बात करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसी तरह हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। उसके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें वो सरकारी मुलाजिम का बच्चा बेनिफिशियरी बन सकता था और जो अपील थी वो विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड जो कानून ने वाज़ेह किया हुआ है, उसमें उसके बाप या उसके वालिद जो भी जो जिसकी डेथ हो गई है उसने अपनी जिंदगी में ही उसको चैलेंज कर रखा था और उस चैलेंजमेंट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशंस में किसी हद तक वो दायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 100% कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन आमतौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो अगर उन्होंने दायर कर रखी थी और डेथ हो जाती है, वुरसा सिर्फ इस बिना पर ना छोड़ दें उसको कि उनके बाप के डेथ होने से उसके जो हक थे उसकी भी डेथ हो गई है, किसी शख्स के फौत हो जाने से,
उसके जो लीगल राइट्स होते लीगल हैं राइट्स उनकी डेथ नहीं रहते हो हैं। जाती। सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा, 3 माह का फैसला, मतलब 3 माह में जो फैसला है वो देने का पाबंद किया गया है, तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पर ये अमल तेज़ हो जाएगा एक टाइम फ्रेम देने के बाद? अच्छा देखिए कि मैं सिर्फ कोर्ट्स को यहाँ पे कसूरवार नहीं ठहरा सकता, एडजमेंट्स लेने वाले हम लोग खुद होते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं इसमें उसके बाद जो क्लाइंट होता है उसकी मंशा कहीं ना कहीं शामिल होती है। देन डिपार्टमेंट, देखिए मिसाल देता हूँ, एक आम आदमी को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है किसी सरकारी इदारे में किसी आम काम से, तो हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से तरीकाकार होता है डिले का, वही तरीकाकार जब आप देखिए कि जब आप कोर्ट में जा रहे हैं और आपने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट चैलेंज कर रखा है, तो डिपार्टमेंट को तकलीफ होती है एक दफा कि हम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट में पेश। खास तौर पे अगर किसी ऑफिसर को कोई जूनियर स्टाफ मेंबर कोर्ट में जब बुलाता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो वो समझता है कि मेरी तजलील की गई है मुझे कोर्ट में बुला के, लिहाजा वो यहाँ पे पूरे आमतौर पे, सब नहीं लेकिन नहीं, अक्सर ठीक। वो पूरे वतीरे इस्तेमाल करता है कि किसी तरह से मैं इसको एडजस्ट कर दूं और अपनी या डिपार्टमेंट की स्किन सेव, असल में अपनी ही स्किन सेव कर रहा होता है, लेकिन डिपार्टमेंट के शोल्डर्स पे रख कर, डिपार्टमेंट क्या है, लोगों का हजूम है ना, तो वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो लोग उस डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, वो जो लोग हैं जब तक वो नहीं चाहेंगे बाकी लोगों को अकोमोडेट करना और हमारे कल्चर में ये चीज शामिल नहीं होगी कि हमने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि सीनियर जो है वो किसी जूनियर को अकोमोडेट अली करे। खलील साहब, वाकई, और हमें दूसरों के लिए आसानियां करनी पड़ेंगी तो ही जाकर मसले हल होंगे। और बहुत ये शुक्रिया। सोचते हुए जी, कि जी, सीनियर, हर सीनियर को मैं कहता हूँ आपको ये सोचना पड़ेगा जी, जी, कि आप भी एक मुलाजिम है, बिल्कुल कल को है। आपके भी टाइम आ सकते हो, इसलिए आप आपके भी ऊपर क्यों किसी ना बैठे किसी हो? को जवाब दें। बड़ी Yes. खूबसूरत। आपके ऊपर भी क्यों बैठे Thank हो? you. ये चीज़ आपको थैंक यू सोचनी सो पड़ेगी। मच आपके वक्त का। और वाकई जी, जितनी हम देखते हैं कि इतने ज़ेर इल्तवा केसेस होते हैं और फिर लटके रहते हैं लोग, इंसाफ के लिए फिर मुतासिर ही रहते हैं। मतलब मेरे मैक्सिमम ऐसे केसेस देखे हैं, लेकिन अच्छी बात है, एक अच्छा फैसला है। और जिस अनार तरह के से मसले ज्यादा होते अनार हैं, के माम मसले देखा जाए ज़्यादा तो होते हैं। और अली मुकदमेबाजी खलील में। साहब ने भी जिस तरह से कहा कि अगर हर इंसान जो इदारे में किसी पोजीशन पर बैठा है वो ये सोच ले कि आसानियां करनी है, कल को उसका भी वक्त आ सकता है, तो फिर ये सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक। और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने अपनी एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत लाने का फैसला किया है। और सूबाई दारुल हुकूमतों के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में भी शाम से रात गए तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत से धरना ख़त्म करने पर नहीं बल्कि पेट्रोलियम लेवी और जालिमाना टैक्सेस के खात्मे पर बात होगी। जमात इस्लामी ने 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी इशारा दिया है। दूसरी तरफ नाकिदीन सवाल उठा रहे हैं कि जमात इस्लामी के एहतजाज से अवाम को फायदे की बजाय महंगे पेट्रोल की शक्ल में उल्टा नुकसान क्यों हो रहा है। पेट्रोल लेवी खत्म ना हुई तो जमात इस्लामी का आखिरी लाहे अमल क्या होगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच साहब से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, आपके का खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, जब से आपकी जमात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रही है, हुकूमत हम देख रहे हैं कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है, तो आपके एहतजाज का अवाम को फायदे की बजाय फिलहाल नुकसान क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें तो मुसलसल बढ़ती रहती हैं और इसका उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन आप इस फर्क को वाज़ेह समझें। एक तो है कि भी आलमी मंडी से जो तेल की खरीदारी है उसके मुताबिक जो असल कीमत है और असल अखराजात हैं उसके मुताबिक सार्फिन से कीमत वसूल की जाए। जबकि हमारा ये पूरा एहतजाज और धरना इसलिए है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमतें हैं उसकी बजाय इस पर हुकूमत ने एक चोर दरवाजे से भत्ता और मुख्तलिफ टैक्सेस आयद कर रखे हैं, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत में जो होती हैं उसकी जो है कि बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। अगर जो एक कैलकुलेटेड अमाउंट है कि पर लीटर कम पेश 125 से 145 रुपए हुकूमत नाजायज वसूल करती है, अगर ये असल कीमत में से ये सारा मिला कर दिया जाए तो फिर जो 1-2 रुपए आगे पीछे भी होते हैं तो उसका लोगों को फर्क नहीं होगा। असल फर्क इस चोरी का है, इस डाका जनी का है, इस
तरीके से आपकी कीमत की जो एक नाजायज चढ़ाव है वो मुसल्लत किया जाता है। इसी वजह से चलाने वाला भी मुतासिर है, बाकिया वाला भी मुतासिर है। लियाकत साहब, जिस तरह से आप डिस्कस भी कर रहे थे कि अवाम को फिर इसका बोझ उठाना पड़ता है, और अगर आपके ख्याल में मुआशी हालात हम जिस तरह से कह भी रहे थे कि ख़राब हैं, तो ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है, तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन से दूर रहने की वजह क्या है? आपकी जमात ने अलग थलग रहने का फैसला क्यों किया? जहाँ तक तो ये है कि भी हुकूमत की जो रविश है कि उन्होंने इस तरीके से एक लेवी भत्ता आयद किया हुआ है जिससे पूरा माशी सर्कल जो है कि वो जैम है और रुक गया है। और हम मुसलसल कह रहे हैं ये जो IPPs का और सर्कुलर डेट का और एक अंधे कुएं में अरबों खरबे रुपए डालने का है, जिसका इंतकाम तो आवाम से लिया जाता है। इसी तरह आलमी मंडी से गैस खरीदी जाती है। गैस खरीदने के लिए भी माफियाज के 4-5 ग्रोह हैं कि जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं, वो महंगे सौदे करते हैं, महंगी गैस देते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर जो हुकूमत ने खुद एक खुफिया चार्जेस और लेवी आयद किए हुए हैं, उससे जो है कि पूरा तवानाई का बहरान है, पैदावारी लागत बढ़ती है। अगर पैदावारी लागत कम हो जाए, माशी सर्कल चले, तो चोर रास्ते की बजाय जब सनत का पहिया चलेगा, ज़राअत का पहिया चलेगा, रोजगार भी मिलेगा और हुकूमत की महसूलात में भी इजाफा होगा। दूसरा, आपने कहा कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, देखें हमने तो इसका खैर मकदम किया है और अब मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी चीज़ को मुतय्यन किया है कि वो फिलहाल या इस मरले पर सिर्फ पार्लियामेंट में अपना एक मौसर किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि भी ठीक है, अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इत्तेहाद तो हमेशा बनते हैं, टूटते हैं, बेनतीजा और बेसमर रहते हैं। और जब कोई भी इस तरह का एक मुश्तरका मौक़िफ़ बनता है तो लोगों के हौसले बहुत बुलंद होते हैं, लेकिन फिल आखिर इसका एक कड़वा फल अवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से और एक जमात के जिम्मेदार की हैसियत से काफ़ी अरसे से अपोजिशन की मीटिंग्स में भी कह रहा हूँ कि ये जो इत्तेहादों का बार बार दोहराया जाने वाला एक नाकाम फार्मूला है, इसकी बजाय कौमी तरजीहात पर इकट्ठे हों, कम अज कम एजेंडे पर इकट्ठे हों, और जो एक नुमाया सियासी जमातें हैं वो एक बुनियादी एजेंडे पर इत्तफाक कर लें कि आइन की हिफाजत करनी है, जमहूरियत की हिफाजत करनी है, अदलिया को आज़ाद रखना है, सूबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंसानों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करनी है, तो फिर इस रेड लाइन को कोई क्रॉस न करे। और जब एक चीज़ पर इत्तफाक कर लिया जाए तो फिर हर पार्टी उसी डायरेक्शन में अपने अपने प्लेटफॉर्म से एहतजाज करे। बिल्कुल लियाकत बलोच साहब, हर जमात जो है वो एहतजाज करे और बिल्कुल बड़ा अहम अवामी मसला है। लेकिन सर, ऐसे में शक का बीज बोने वाले भी बहुत होते हैं। हुकूमत भी कहीं ना कहीं ये पैगाम दे रही होती है कि जनाब ये जो हमारे खिलाफ धरना दिया जा रहा है, इस धरने का मकसद ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ मिले, ये किसी के इशारे पर हम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो सर, ऐसी कुव्वतों को क्या पैगाम देना चाहें? देखें जी, अगर तो उनका ये ख्याल है कि भाई ये इशारा किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है और उनके लिए हर खिदमत गुजारी कर रही है। तो असल तो फिक्रमंदी फिर उनको होनी चाहिए कि उन्हें गोद से कोई क्यों उतार रहा है या उनसे क्यों बेजार हो चुका है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जमात इस्लामी ना किसी के इशारे पे काम करती है, ना इसमें कोई हमारा ज़ाती एजेंडा होता है और ना इसमें कोई अमीर जमात हाफिज नईम उर रहमान का कोई अपना ज़ाती एजेंडा है। हमारा एक कौमी एजेंडा है, अवामी एजेंडा है। हम अवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए कि जो मुल्क के हालात हैं, सियासत की नाकामी है और सियासी क़यादत की जो कै मुकरनियाँ हैं, लोग इस सियासत से बेदार हो रहे हैं, कौमी मामलात से लाताल्लुक़ हो रहे हैं
बलूचिस्तान में एक बड़ी तादाद पहाड़ों की तरफ जा रही है। जी फौजी जो क़यादत है वो बड़ी कुर्बानियां भी देते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इसके याकत साहब, बावजूद ये एक जो भी बात का फायदा सिचुएशन हो आप गया। बता रहे हैं हर कोई जानता है और सिचुएशन वाकई काफ़ी ख़राब भी है, आवाम ख़ास से मुतासिर भी हो रहे हैं। अब इस सारी कंडीशन में जो एहतजाज जारी है, धरना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसके कोई रिजल्ट निकलेंगे या फिर कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे, हुकूमत कोई राज़ी हो पाएगी किसी एक बात पर जो कि आप मनवाना चाह रहे हैं? देखें जी, एक चीज तो है कि भी जब हम एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और वो इसमें पूरी दलील के साथ पेश कर रहे हैं, तो हुकूमत आज खुद भी इसको तस्लीम कर सकती है कि भी इस लेवी को ख़त्म करें। ठीक है। दूसरा, अगर उनके सामने ये वहाम है कि नहीं, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है और हमारे मौक़िफ़ में के अंदर कोई वजन नहीं है, जी तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है। और कमेटी अगर इसमें कुछ संजीदगी से बात करना चाहती है तो वो धरने के मौके पे आ जाएं, हाफिज नईम और रहमान साहब के साथ नशिस्त हो जाए और उसके मुताबिक फिर जो भी हुकूमत अपना एक मौक़िफ़ पेश करती है उसकी रोशनी में आइंदा के मराइल पर कोई फैसला किया जा सकता है। जब हम सियासत के हर बहरान में हल को डायलॉग ही करार देते हैं और सियासत को बंद गली से निकालने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर यकीन रखते हैं, तो ये अवामी मसला भी ऐसा मसला है कि जो अवाम और हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा है और हम अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर है। और अगर हुकूमत संजीदगी से इस सिलसिले में कोई बातचीत करना चाहेगी तो हम इसको वेलकम करेंगे। बिल्कुल। लियाकत साहब, 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमत हड़ताल के बाद भी पेट्रोलियम लेवी या बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं देती है तो जमात इस्लामी का अगला लाहेअमल क्या हो सकता है? आपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के लिए कोई हुकूमत को डेडलाइन भी दे रखी है? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें तो किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं है। ये तो मरहलावार है कि जैसे अब हमारे ये धरने पेशावर में, लाहौर में और कराची में जारी हैं और 29 से बलूचिस्तान में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन फिर ये महज इन 4 जगहों पर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुल्क में भी अंदरूनी तौर पर भी जलसों का भी एक वसी और इसी तरह धरनों का भी और मुख्तलिफ जो ज़राए हो सकते हैं एहतजाज के, हम वो अख्तियार करेंगे। लेकिन एक बुनियादी हमारा बिल्कुल तयशुदा असूल है कि हमारी जद्दोजहद जो है अवाम के लिए है, पाकिस्तान की मजबूती के लिए है, हमारी सियासी, आइनी, जमहूरी, पुरअमन, मुज़ाहमती जद्दोजहद है। हम इस पर अपने आप को कायम रखें। लियाकत साहब, बिल्कुल आपकी अवामी जिद्दोजहद है, ज़रा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा और साथ ही साथ अवाम से अपील भी कर दीजिएगा कि क्या सिर्फ इस धरने के अंदर, एहतजाज के अंदर आपके कारकुन शरीक हैं या फिर जिन अवाम का मसला आप लेकर सड़कों पर बैठे हैं वो अवाम भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत कर रही? देखें, अवाम तो ज़ाहिर है एक चीज़ों के अंदर शरीक होते भी हैं, शरीक नहीं भी होते, लेकिन कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि भी अवाम की तरफ से इस पर कोई नेगेटिव कोई कमेंट आया हो। लोगों ने अमूमी तौर पर इसको वेलकम किया है, बिल्कुल जी, सबका मसला है। तस्लीम करते हैं कि ये अवाम की तर्जमानी है। इसलिए जहां अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बुनियाद पर कोई फैसला करती है तो पहली और बुनियादी जिम्मेदारी तो उसी पार्टी की होती है कि उसके कारकुन निकलें, उसकी ख़वातीन निकलें, उसके नौजवान निकलें। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ये धरना इस एतबार से बहुत कामयाब है कि पूरी जमात इस सिलसिले में मुतहर्रिक है। अब अगले मरहले में अवाम की शमूलियत भी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए हुकूमत की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, हुकूमत की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है और वाकई अवाम के लिए अगर ये किया जा रहा है, अवाम के रिलीफ के लिए बात की जा रही है तो अवाम भी इसमें यकीनी तौर पर शामिल होगी और हुकूमत पर फिर मज़ीद प्रेशर भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपके वक्त। और ये बात है कि जैसे जैसे एहतजाज आगे बढ़ रहा है और पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं और हुकूमत शायद ये समझ रही है कि ठीक है, हम पर आप प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, हम ये अल्टीमेटली प्रेशर अवाम पर डालेंगे और फिर जब अवाम बाहर निकलेगी और जिस तरह से लियाकत साहब भी बता रहे हैं कि अगला लाहेअमल फिर यही होगा कि अगर अभी कारकुनान एहतजाज करें तो फिर अवाम भी शामिल हो जाएगी और जब अवाम शामिल होगी तो फिर हुकूमत जो है, फिर हुकूमत को इस हवाले से जवाब देना ही पड़ेगा और कोई ना कोई
ठोस हाँ, इस बड़ा हवाले से संजीदा इक़दामात मसला है करना और होगा। ऐसा मसला है कि हर कोई इससे मुतासर हो रहा है है। बिला तफरीक। अमीर गरीब जो हैं वो, लेकिन गरीब ज़रा ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और हर शख्स परेशान है और चाहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो, और वो इसी सूरत मुमकिन है। ये नहीं कि 2, 4, 5, 10 रुपए जो लेवी है उसका खात्मा होगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो ही अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सकेगा। और उसके लिए जमात इस्लामी ने तो आगाज़ कर दिया और अब अवाम भी अगर इन धरनों में शिरकत करेंगे तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और हुकूमत को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उर्दू ज़ुबान की लेजेंड, रोमानवी और इनकलाबी शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े आज पूरे 18 बरस गुजर चुके हैं। 12 जनवरी 1931 को वो कोहाट में पैदा हुए और अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह अली था। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी अदब में MA किया और अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। शायरी तो उन्हें विरसे में मिली थी। अभी वो ज़ेरे तालीम ही थे कि उनका पहला शेरी मजमूआ तन्हा तन्हा शाया होकर मंजर-ए-आम पर आया। उन्होंने अपनी खूबसूरत लफ्ज़ों, मुनफरिद एहसासात और पुख्ता ख्याल से उर्दू शायरी को एक नई और दिलकश जहत से रूशनास कराया। बिल्कुल उज़ैर और अहमद फराज के लिखे हुए कलाम को दुनिया भर के नामवर गुलकारों ने गाकर बामे अरूज बख्शा और मलिका तरन्नुम नूरजहां, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन और सलमा आगा से लेकर भारत के जगजीत सिंह और लता मंगेशकर को भी उनकी गज़लें गाने का एजाज़ हासिल हुआ और अहमद फराज के 14 शाहकार शेरी मजमूए शाया हुए और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान जैसे आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। और ख्वाबों को लफ्ज़ों का लिबास पहनाने वाला ये अजीम शायर 25 अगस्त 2008 को हमसे जुदा हो गया, मगर उनके आशार आज भी हर दिल में जिंदा है। आजकल कहते हैं कि शादी में दुल्हा हो ना हो लेकिन एक नाचता हुआ गोरीला होना लाजिम है। ये नया ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तान में इन दिनों शादी ब्याह, सालगिरह की तकरीबात और यूनिवर्सिटीज के फंक्शंस में डांसिंग गोरीला के एक अनोखा और दिलचस्प ट्रेंड चल रहा है। दरअसल रवां साल के आगाज में ये अजीबोगरीब ट्रेंड सबसे पहले इंडिया में देखा गया था, जहां से वायरल होने के बाद पाकिस्तान में भी इसने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की और अब गोरीला के डांस की वीडियो रील सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं और हर कोई इससे भरपूर लुत्फानंदोज हो रहा है। सोशल मीडिया पर यही मकबूलियत एक शानदार बिजनेस आइडिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सीरियस नोट, आपको ये पसंद आया ट्रेंड? मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आया। वैसे मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आया। गोरिल्ला को नचवा कर उसके साथ नाचना वैसे कोई अजीब सी बात है, पर पता नहीं माशरा किस तरफ जा रहा है, किस किस्म की चीज़ों को ट्रेंड बना देते हैं। लेकिन जंगल की तरफ जा लाहौर के कुछ नौजवानों ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए चीन से गोरिल्ला का ख़ास कॉस्ट्यूम मंगवाया और इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर तकरीबात में गोरिल्ला डांस के ज़रिए तफरीह फराहम करने की सर्विस शुरू कर दी है। हम इतने कोई बोरिंग हो गए हैं कि हमें तफरीह के लिए अब गोरिल्ला चाहिए। वैसे हैरान कुन बात यह भी है और हैरान कुन तौर पर उनकी पहली की वीडियो पर 3 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ आए और ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी रातों रात हिट हो गया और लाहौर के कल्चर से जन्म लेने वाला ये वायरल डांसिंग गोरिल्ला ट्रेंड अब कराची, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर तमाम बड़े शहरों की तकारीब में रौनक बख्श रहा है। और अगर आपको भी किसी शादी में गोरिल्ला नाचता नज़र आ जाए तो डरने के बजाय इसके साथ डांस करना है आपने। यानी कि हमें भी अब समझ आ गई है ये वीडियो देखकर कि अगर कहीं गोरिल्ला डांस करे तो यानी कि उसके साथ आपने भी डांस करना है, लुत्फानंदोज होना है। लेकिन वाकई अगर आपने भी अपने फंक्शन में जनाब क्या मतलब है, वाकई बुलवा के लोगों को नचवाना हम तो ये सेल कर रहे हैं जी। आप करता है, हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है जनाब। और लेकिन ये देखा जाए तो जेंजी में ये ट्रेंड बड़ा वायरल है। लेकिन मैं माजरत के साथ इससे बिल्कुल इख्तिलाफ रखती हूँ। पता नहीं आप इत्तेफाक करेंगे ना? मैं भी करता हूँ। हम वो जनरेशन है ना, वहाँ हमें कोई संगीत हो, कोई गजलें हो रही हो, कोई कव्वाली हो रही हो, कुछ लॉजिकल हो जाए। मतलब वाकई मैं ये सोचती हूँ कि हम इतने बोर हो चुके हैं कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं बचा, तो हम कुछ भी सीधा चीजें करके उसको वायरल कर देते हैं। इतने फॉलोअर्स, इतनी चीजें हो जाती है। कुछ लॉजिकल चीजों को थोड़ा ट्रेंड बनाया करें ताकि रिलेट भी कर सके। जब आता ना तो हमें किक मिलती है, जहरीला बन जाता वो हमारे अंदर से जो है ना वो फिर डांस बाहर आता है। मतलब ये चीजें जस्टिफाई नहीं करती। जेंजीज को भी थोड़े कोई लॉजिकल ट्रेंड्स अगर हों, और वैसे जेंजीज में भी बहुत ज्यादा बाबे बजते हैं, वो भी बड़े 90s के गाने सॉन्ग्स ले हमारी टीम भी शुगर लगा रही है कि जी गोरिल्ला की जगह हमारी जब शादी होगी तो कोई बारबी आ जाएगी। हम खुद बारबी हैं, हमें बारबी की जरूरत मतलब अपनी शादी में लाइमलाइट गोरिल्ला को ना बनाए। दूल्हा दुल्हन है तो वो एंजॉय करें, खुदारा कुछ थोड़ा सा लॉजिकल सोचा करें। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक ऑन द शो। और नाजरीन, हमने सेहत के हवाले से तो बात कर ली कि क्या खाएं इस मौसम में। इस मौसम में स्किन के भी बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं और आजकल तो स्किन केयर की दुनिया में अगर किसी एक इंग्रेडिएंट का नाम लें तो सबसे ज़्यादा जी फेमस सोशल मीडिया पे रेटिनॉल ही है। और चाहे झुर्रियों से निजात हो, एक्ने के निशानात ख़त्म करने हो या जल्द को आपने चमकदार बनाना है तो कोई रेटिनॉल आप खरीदें और उससे फ़ायदा उठाएं, यही कहा जाता है। ट्रेंड तो यही है। अब ये कितना इफेक्ट करता है आपको और फ़ायदा होता है या नुकसान होता है या मार्केट ट्रेंड्स हैं, इस पर आज के शो में हमने खुसूसी उज़ैर बात करनी है। देखें, खाने के लिए तो आप खा सकते हैं इस मौसम में अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए, लेकिन लगाने के लिए आपने कंसल्ट करना है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, वही आपको बता सकता है। और अक्सर लोग जो है हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एक तो यहाँ होती नहीं है या अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, रेटिनॉल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर जिल्द पर जलन, रेडनेस आ जाती है या फिर एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं। रेटिनॉल आखिर किस बला का नाम है, चीज़ क्या है और इसे किस तरह से कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, और विटामिन सी के साथ इसका क्या कंपटीशन है, इन्हीं तमाम अहम सवालात पर बात कर लेते हैं। मारूफ स्किन कोच आमना जवाद हमारे साथ आज स्टूडियोज पे मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, ये रेटिनॉल बेसिकली क्या है, क्यों इतनी हाइप है इसकी, क्या इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, और स्किन केयर में कितना इंपॉर्टेंट है? तो रेटिनॉल बेसिकली एक क्रीम नहीं है, ये एक कमांड है। ये आपके डीएनए को जाके कहता है कि कोलेजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ओके। तो दिस इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन डर्मेटोलॉजी। 50 इयर्स की रिसर्च बेस्ड है रेटिनॉल के ऊपर, तो वी एक्चुअली नो दैट इट वर्क्स। ठीक है, समझ आया। तो अब रेटिनॉल जो है मार्केट में 3 तरह का अवेलेबल है, एक रेटिनॉल, एक रेटिनल और एक ट्रेटिनॉइन। रेटिनॉल। तो अब जो है बिगिनर्स जो हैं वो स्टार्ट करें विद रेटिनॉल, ठीक है। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता यू कैन गेट योर वे अप टू ट्रेटिनॉइन। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और ऑब्वियस है सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोस हम देख लेते हैं, कुछ बता रहे होते हैं स्किन केयर के हवाले से, लेयर अप करें, क्वांटिटी डॉक्टर बने हुए हैं, सब कुछ, सब इन्फ्लुएंसर्स डर्मेटोलॉजिस्ट का पार्ट टाइम बिजनेस है यार। हाँ, डॉक्टरी स्टार्ट अब हमें आइडिया ही नहीं होता कि इवन सेंसिटिव है आपकी स्किन और आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा लिया, सुबह में उठते हैं, और मेरे साथ तो हुआ है, मैंने तो देखा, मैंने कहा अच्छा स्किन के बड़े मसाइल है, तो ये तो बड़ी मैजिकल क्रीम है, आपने लगाई और सुबह में उठे आपकी भाई स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी का आइडिया नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने वो लगा के बस मैं सो गई, सुबह में उठी, अब मेरी स्किन ऐसे थी जैसे कुछ लाल हो रही है, अच्छा सख्त हो रही है। ये क्या हम इसमें गलतियां करते हैं? अच्छा, पहले तो रेटिनॉल जब भी लगाओगे थोड़ी सी पीलिंग, रेडनेस, टाइटनेस होती है, ठीक है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि एक चीज शुरू करते हैं, डेली लगाना शुरू कर डेली देते हैं, लगाना। which makes no sense। रेटिनॉल आपने स्टार्ट करना है हफ्ते में 2 दफा, 2 दफा। फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूजेज बढ़ाएं। इसको कहते हैं रेटिनाइजेशन। ठीक है। स्किन आपकी अडेप्ट करती है पहले रेटिनॉल को, उसके बाद आपने इंक्रीज करनी है अपनी। ठीक है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैंडविच मेथड से लगाना है, मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल, फिर मॉइस्चराइजर। खाली रेटिनॉल लगा लेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई आउट कर देता है स्किन को, जैसे आपके साथ हादसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये वाला हादसा हो जाता है, और उसके बिल्कुल बाद फिर लगाने का समझ आती सही तरीका भी बता दिया कि किस तरह से लगाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी टेक्निक्स भी जो है ये बड़ा मैटर कर रही है स्किन के मामले में। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये कोलेजन को बढ़ाता है, जाके बताता है कि भाई प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, अब कम हो रहा है, तो फिर ये इसकी दुरुस्त उम्र क्या है? कहते हैं कि 25 के बाद आपका कोलेजन जो है वो ड्रॉप होना शुरू होता है। अच्छा, अब ये टिकटॉक वगैरह देख के ना 20 साल की भी बच्चियां मेरे पास आती हैं, दे स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। नहीं, उन लोगों को सिर्फ नींद की जरूरत है और मॉइस्चराइजर की जरूरत है, They don't उनका need काम retinol, चलेगा। काम चल जाएगा। रेटिनॉल इस्तेमाल करना है 25 साल से 30 साल की उम्र अगर आपकी आ गई है, आप फाउंडेशन लगाती हैं, केकी लगती है, रिंकल्स आ गए हैं, रेटिनॉल लगाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट स्मॉल, स्लो इज फास्ट एंड लेस इज मोर, ये हमेशा याद रखना है आपने। आपने भी गलत किया, आप 18 किया, आपने क्यों आपने क्यों लगाया है? अरे 16 क्यों, क्या हो गया 18? अच्छा सॉरी, मैंने 2 साल ज्यादा बता। अच्छा, हर स्किन टाइप के लिए ये हाँ। ठीक है या फिर कुछ स्किन टाइप्स ऐसी हैं जिन पर आपको अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, प्रेग्नेंट मदर्स नहीं लगाएं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे रोजेशिया है, एक्जिमा है, कोई सी किस्म की इन्फ्लेमेशन है या कोई वुंड है, तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना, जबरदस्ती इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, एक और हाँ। मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। सोशल मीडिया पे एक ट्यूब है जो कि कौन सी? बहुत वायरल ले, आपने नाम लिया
मैं खुद इतनी सारी famous है? वीडियोस देखती हूँ हर जगह। और वो कहते हैं जी बस हर मसले का हल वो बस एक ना लगाते जाओ, लाइफ लगाते को जाओ। फिक्स नहीं कर सकती, हाँ, बाकी बाकी आपके सारे स्किन मसले हल के कर देगी। हवाले से जितने मसाइल है ना वो आपके हल हो जाएंगे। क्या इज इट पॉसिबल कि अच्छा वो एक वैसे रेटिनॉल वाकई पिगमेंटेशन भी सॉर्ट ठीक करता है। है क्योंकि मेलानिन डिस्पर्स करता है, फिर वो एक्ने भी ठीक करता है और ऑफ कोर्स छाइयाँ भी ठीक करता है, लेकिन जो है हर वक्त नहीं आप ये इसको इस्तेमाल करते। लोग स्किन में एवरी डे लगाने लग Every जाते day, हैं, ऐसे नहीं करना। वंस अ वीक इज मोर देन एनफ बिकॉज इट्स वेरी पोटेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग है वो। सही सही सही। मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनकी सारी स्किन पतली हो जाती है, स्किन उतरती भी आती है और कहती हैं कि अब बल्कि हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है लगा लगा के, तो ध्यान से लगाना है। आपका स्किन बैरियर ही खराब हो हाँ, जाता है। सही, ऊपर सही। से ये जो लड़कियां ये करती हैं कि 10 दिन में शादी है, मैंने आज रेटिनॉल लगाना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, ओके ओके ओके। किसी इवेंट से पहले नहीं लगाना। इसके रिजल्ट्स कब तक आना शुरू हो जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 वीक 6 वीक्स में विजिबल होते हैं। काम है। तो यानी ये जो 10 दिन पहले लगा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं उसका तो होगा बल्कि खास। नुकसान ही है। अच्छा हमें ये बताएं कि ये जो लोग धूप में निकलते हैं और एकदम उनकी स्किन जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, इन्होंने क्या अपनी स्किन के साथ एक्सपीरियंस किए होते हैं? कौन कौन सी अब चीजें तो ये उन्होंने जो- अप्लाई की होती हैं? वो मिलती है ना मार्केट के अंदर स्टेरॉइड वाली जी। डब्बे वाली क्रीम। अच्छा, अच्छा, मरकरी से भरी हुई। मरकरी 10 दिन में आप गोरे हो 10 दिन में जाएंगे। गोरे हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनकी स्किन इसके बदले में इतनी पतली हो जाती है कि ये सनलाइट में निकल। मेरे पास यकीन करें एक पेशेंट आई थी, उसकी स्किन इतनी पतली हो गई थी कि मैं ऐसे उंगली रखती थी, उंगली का निशान बन जाता ओ था हो skin। हो। इतनी उसने स्टेरॉइड वाली क्रीम्स यूज की और वो बेचारी इतनी परेशान थी। फिर हमने उसको कोलेजन बूस्टर्स के साथ ट्रीट किया और मैं कहती हूँ 5-6 महीने हमें लग गए उसकी स्किन को नॉर्मल करते करते। सही सही सही। फिर लेयर आ अच्छा, जाती है 5-6 माह बाद के बाद अगर ये बड़ी ट्रीटमेंट किया मुश्किल जाए। होती है। ट्रीटमेंट से ऑफ कोर्स आ जाती है, लेकिन अच्छा। विदाउट अच्छा ये तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी कि आपने हमें ये भी थोड़ा सा गाइड कर दिया कि रेटिनॉल जो है वो कोलेजन को बूस्ट करता है और हाँ। प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं, हमें सुनते हैं अच्छा कोलेजन एक बार डाउन हो गया उसके बाद दोबारा नहीं आ सकता, हाँ। आपको शॉट्स लेने पड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ऐसे बॉटल पी के फेंक के हाँ। दिखाती है कि ये मैंने देखें। देखा उन बॉटल से कुछ नहीं होता, कुछ जितने होता है। मर्जी शॉट्स पाउडर्स पी लो उससे कुछ खास होता तो कुछ नहीं। करें ना फिर हमारा कोलेजन कैसे हम दोबारा देखो से या तो बनाएं। रेटिनॉल यूज कर लो, और अगर रेटिनॉल नहीं यूज करना तो ट्रीटमेंट्स के अंदर आप कोलेजन बूस्टर्स डलवा सकते हो जो इंस्टेंटली कोलेजन आपका हाइप अप करते ठीक है। अच्छा बट फिर वो कमेटी है। हाँ फिर वो ये कमेटी है, लेकिन ये कि कोलेजन पाउडर से तो मैंने कुछ होते नहीं देखा। वैसे लोग तो पी ये जो तो रहे महंगे हैं। महंगे सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रहे हैं, इस तरह की चीजें मिल रही हैं मैंने तो अभी तक कोई फर्क नहीं देखा, लेकिन चलो चलो किसी को अगर फायदा हो रहा है तो। फायदा हो रहा है तो अच्छा मुश्किल ही है। रेटिनॉल की अगर हम बात करें, हाँ। हमने एक ब्रांड की तो खैर पाकिस्तानी वो ट्यूब की बात बात कर ली, कर ली। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आजकल हाइप है। एक येलो ट्यूब है जो कि बड़ी वायरल हो रही ये है। नाम हर बता कोई देंगे लगा- अभी, हमें पता है, सबका पता है। नहीं आप सारे ब्रांड के पीछे पड़वाएं नहीं, हमारे नहीं, हम शो फ्री के। पब्लिसिटी नहीं कर रहे उनकी। वो क्लिक उनको हो जाएगा, वो जी हाँ। पूरे फेस पर लगाएं, उन्होंने neck ये पर क्लिप लगाएं। उठाना, उन्होंने कहा ना देखें फेमस स्किन हमारी- कोच भी इंडोर्स कर रही नहीं हैं हो हमारी रहा है। brand कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ और मुझे लगता है कि बस ये मेरी लाइफ फिक्स नहीं कर सकती, अगर बाकी मैं- सारे हाँ, मसले अगर मैं हल हो खरीद लूँ जाएंगे। तो सब हाँ, कुछ ठीक हो एक जाएगा। ब्रोकन हार्ट हाँ। को शायद वहाँ लगाएं तो फिक्स नहीं होगा, बाकी नी पे लगा रहे हैं, वो पर डॉट, डॉट, elbow पे डॉट, लगा रहे हैं, हर डॉट तरफ डॉट लगा लगा रहे के, हैं, हाँ। नेक पे लगा रहे हाँ। हैं, तो ये सारे मसले वो हल करती है क्रीम। मैं मंगवा लूँ। ऑर्डर करना चाह रही है वहाँ। देखो अगर वो तो ये internationally उम्मीद है है ना, ना जैसे वीडियो में वो दिखाती हैं कि ऐसे आज यूज की परसों ऐसे, ऐसे वो हो- तो नहीं होने नहीं हो लगा। गया। लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक कमिट है। टू द प्रोसेस तो इंशाल्लाह रिजल्ट आते हैं। अच्छा हमें ये ठीक, बताएं कि इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स कौन से चल रहे हैं और किसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े कमाल हैं? तो हम लोग अब एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसका नाम है ग्लूटा प्रोफाइलो, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटाथियोन और प्रोफाइलो। ठीक है। तो ये अच्छा। दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तो आपकी स्किन को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, टाइटन कर देते हैं, रिंकल्स बेहतर कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आजकल इतनी गर्मी की वजह से मेरे पास जो पेशेंट आता है वो टैंड होता है। असली स्किन कलर आपका छुप ही जाता है। अच्छा आजकल UV मैं भी rays की टैन वजह हूँ, से। मलेशिया हाँ। से सर्दियों जब से आई हूँ। हाँ, मलेशिया में तो वैसे ही इतनी बहुत गर्मी, टैनिंग बड़ी हुई है। गर्मी। देखिए वो भी ओके हैं। मैं भी अभी थोड़े दिन पहले ही होके आई अच्छा हूँ। तो वो तो वाकई बहुत ज्यादा वाकई टैनिंग हो बहुत जाती tanning है, हो और जाती टैनिंग है। का तो बहुत बड़ा हाँ। मसला है। रेटिनॉल से वो भी हल होता है। रेटिनॉल से इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मैं जिस ट्रीटमेंट का बता रही थी जो ठीक ग्लूटा है। प्रोफाइलो है, उससे एक ही गो के अंदर आपकी टैनिंग ऑलमोस्ट चली जाती है। अच्छा। बिकॉज ग्लूटाथियोन भी उसमें एडेड है, हाइलुरोनिक एसिड भी एडेड है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट हाइड्रेट करता है। तो बड़ी जल्दी रिजल्ट तो आता हम है। बेचारे जो 8-9 महीने गर्मी झेलते हैं और हाँ फिर हम जी। इंतजार करते हैं सर्दियां आए तो कोई 2 माह बाद हमारी बेहतर स्किन हो, जो है, हमारा शक्ल जो भी कलर है वो वापस आना शुरू हो, तो अब इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना एक सेशन पड़ेगा। इनफ है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करें, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लें तो
जल्दी अच्छा ठीक चलें, हो जाएगा। लगाने के हवाले से तो हमने बात कर ली। आज हमने बस सोशल मीडिया की वीडियो का पोस्टमार्टम करना है, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि स्किन केयर सारे influencers लड़कियों ने पकड़ जितना लेने। देख लिया ना, तो वो तो ऑब्वियस है कि एक तरफ वीडियो आती है, अब आप लगाने की बजाय खाएं। तो हाँ। वो खाने वाले सप्लीमेंट्स में इस तरह या फूड की सूरत में कुछ होता है, उसका अगर इनटेक करें तो कुछ फायदा होता है। यूजुअली वैसे जो 90% वुमेन होती हैं वो फेरेटिन विटामिन डी में डेफिशिएंट होती हैं। आप वो खाएं, दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू कि आप ग्लूटाथियोन खाना शुरू कर दें एंड कोलेजन खाना शुरू कर दें। बट इफ यू आर ईटिंग देम इट्स नॉट अ बैड थिंग। वक्त लगेगा मगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन उससे। यार मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? वो सुबह उठते हैं, इतने इतने डब्बे, वो फिर हाँ। नाश्ते के साथ Serums वो और इतना फिर- कुछ हाँ। इनटेक होता है, पूरा एक लेयर अप होता है, खाने के लिए भी लगाने के लिए भी, वो पूरे 2 घंटे का प्रोसेस वो है। करके लगता है घर से बाहर निकलते हैं। इससे अच्छा अपनी डाइट हेल्दी कर लो। ठीक है। लेकिन वैसे अगर हमने कुछ खाना ही है तो फॉर वुमेन बायोटिन गमीज खाना शुरू कर दें। ठीक है, एंड अच्छा। साथ अगर आपने ग्लूटाथियोन लेना है तो 500 mg ग्लूटाथियोन मिलता है, अब तो ड्रिंकेबल भी मिलता है। ठीक तो है। वो आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे काफी बेहतरी आ जाती है। बट लाइक ओवर टाइम देन ओके, अगेन ओके, ओके। ट्रीटमेंट वाला काम नहीं है कि ऐसे किया ऐसे ऐसे किया, आ ऐसे गया हो गया। रिजल्ट, ये वाला काम नहीं तो मतलब स्लो प्रोसेस है अगर Slow आपने ये चीजें process। खानी है, और ट्रीटमेंट है कि आपको झटपट हाँ। रिजल्ट मिल जाएंगे। यकीन बहुत- रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमने आपके वक्त का, और वाकई जी बड़ी हेल्दी हमने कन्वर्सेशन की है। और कुछ ना कुछ वो जो सोशल मीडिया के वो भी थोड़े ब्रेक हुए हैं कि ऐसे आमना ने नहीं आज अच्छी होता। हमारी स्किन कोचिंग की। स्किन कोचिंग की है, क्योंकि हम भी यही कंफ्यूज थे कि भाई खाना है, लगाना है, क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में। तो आई होप कि ये सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अब आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी करवाना है और डाइट अपनी बेहतर करें, और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में लगाना है। मेरी तरह डिजास्टर ना कर लीजिए। डिजास्टर नहीं करना। और फिर आपने लगा के ये बताना भी है कि आई डू। कुछ याद आया आपको? तो आपको बता देते हैं कि जी ये आपने स्किन केयर के बाद तो आप कह सकते हैं, लेकिन निकाह करते हुए नहीं आपने कहना, कि आपने तब कहना है कबूल है, ये नहीं कहना आई डू। पाकिस्तान की मारूफ और बासलाहियत अदाकारा रिमशा खान की बहन अलीशा खान है। उनकी शादी की तकरीब इन दिनों सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सबसे ज्यादा बात उनके निकाह की वायरल वीडियो पर हो रही है। दिन की रोशनी में इस तकरीब का इनेकाद किया गया और इस खूबसूरत तकरीब में शोबिस इंडस्ट्री की कई अहम पर्सनैलिटीज ने शिरकत की। लेकिन हैरानकुन तौर पर तकरीब में दुल्हन की बहन रिमशा खान और उनके शौहर अदाकार खुशहाल खान खटक की गैर मौजूदगी को मदाहों ने बहुत महसूस किया। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये जोड़ा तकरीब में शरीक नहीं था या इनकी कोई तस्वीर और अच्छा, वीडियो कुछ मीडिया के वीडियोस सामने पिक्चर्स नहीं आई। जैसे मेरे सामने आई हैं, कुछ हिडन सी, और कोई मास्क पहने हुए, और उन्होंने कहा देखें बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज क्या होता है। इस तरह की मीम्स भी खैर आ रही थी। लेकिन तकरीब में जिस चीज़ ने लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो दुल्हन अलीशा खान का अंदाज था। उन्होंने निकाह के वक्त रिवायती लफ्ज़ कबूल है कहने के बजाय अंग्रेजी ज़ुबान के अल्फाज आई डू कहकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और मुतादिद लोगों ने जी सवाल उठाना शुरू किया कि हमारी पाकिस्तानी सकाफत और दीनी अक़दार के बरक्स निकाह जैसी मुक़द्दस रस्म जो है वो अंग्रेज़ी लहजे में क्यों अदा की गई। और जहाँ कुछ सारिफीन ने रिवायती कबूल है को ज़्यादा पुरवकार और ख़ूबसूरत करार दिया, वहीं कुछ लोगों ने दुल्हन के अंग्रेज़ी अंदाज पर सख्त तंज भी की और तबसरे भी किए। और अब ये निकाह हुआ या नहीं, देखते हैं ये उलमा हजरात इस पर अब क्या कहते हैं। एक नई बहस नई छेड़ दी है डिबेट कि जो है वो I स्टार्ट do, हो गई है। मी टू के बाद आई डू, कुछ कॉन्सेप्ट बन नहीं रही। लोग कहाँ से क्या क्या लेकर आ रहे हैं आज उज़ैर, किस तरह की हम खबरें आज जो है हम वो- ऐसे ऐसे ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं मांग के, हम खुद भी हैरान हो रहे हैं I कि ये do चल क्या मतलब- रहा है। You do, I do, who do? Everybody is doing something which is very वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड्स को इस तरह से बढ़ना भी नहीं चाहिए और फॉलो भी नहीं करना चाहिए। Do not follow ये भी होना चाहिए इसके साथ डिस्क्लेमर के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर सेटल होने की जब भी बात होती है तो लोग अक्सर यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का नाम लेते हैं। लेकिन दुनिया भर के तारकीन वतन की तरजीहात बदल रही हैं। अब सिर्फ ज़्यादा आमदनी ही काफ़ी नहीं रही, बल्कि कम लागत, पुरसुकून माहौल, बेहतरीन मयार ज़िंदगी और मकामी लोगों का दोस्ताना रवैया सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है और अहम अवामिल समझे जाते हैं। और आलमी रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरनेशनल्स के 2026 के ताज़ा तरीन सर्वे में 31 ममालिक की दर्जाबंदी की गई है, जिसमें पनामा जो है वो मुसलसल तीसरे साल दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार पाया है, जबकि मैक्सिको, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और ब्राज़ील जो हैं वो टॉप 5 में शामिल हैं। बिल्कुल वहाँ। और इस फहरिस्त से जाहिर होता है कि अब लोग यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के इंतहाई महंगे और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वाले ममालिक की बजाय उन रियासतों का रुख करते हैं
जहां घर तलाश करना, दोस्त जी। बनाना और कारोबारी सेटअप बनाना आसान हो, कोई तासुब भी ना हो जहां पर। जी। ताहम एक नया मुल्क मुंतखब करते वक्त कानूनी दस्तावेज़ात, टैक्स कवानीन और मकामी ज़बान जैसे चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ते हैं। तो अगर आप भी बैरून मुल्क मुंतकिल होने का सोच रहे हैं तो आपको किस मुल्क का इंतखाब करना चाहिए और वहाँ मुंतकिल होने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं चीज़ों में आसानी पैदा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मारूफ कंसल्टेंट और वकील राना इनामुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त Thank का। you very वेलकम। राना साहब, पाकिस्तानी तो बाहर सेटल होने की बात कर लें उनकी, तो वो कनाडा हमेशा से जो चलते आए हैं, कनाडा, जी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह के नाम सामने आते हैं। वर्ल्ड ट्रेंड जो सामने है ये तो कुछ और ही शो कर रहा है। इंटरनेशनल सर्वे में पनामा मुसलसल तीसरे साल देखें तो दुनिया भर के तारिकीन की पहली तरजीह रहा है। ऐसा क्या खास है पनामा में? हमने तो पनामा लीग्स ही सुन रखी है। यस। अच्छा, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि यहाँ तादाद बढ़ रही है, उसकी मेन वजह ये है कि जो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी आए दिन पॉलिसीज़ टाइट हो रही हैं, जी। क्योंकि हर बंदे की प्रेफरेंस है कि इन मुल्कों को विज़िट किया जाए। जी। तो जब वो लोग इन कंट्रीज़ में नहीं जा पाते तो फिर वो पनामा और जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है, सही। वो उनका रुख करते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो इन बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, जो टॉप 5 हैं या टॉप 10 है, उनकी निस्बत ज़रा लो है और वहाँ सेटल होना इजी है। अच्छा, उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। अब क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि चलें यहाँ से तो ये भी निकला वजह जाए। है। ये भी वजह है। अच्छा, जब वो वहाँ जाते हैं उनको देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी है। ठीक सही है, सही। उनके बच्चों की एजुकेशन भी ठीक है और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की आबो हवा और वहाँ का कल्चर, कल। ठीक है, उनका जो दोस्ताना माहौल है वो बेहतर है, ठीक है, सही। वो वेलकम करते और हैं। राना साहब, लोग जो वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं उन्होंने जो अपने ख्यालात के साथ, वो कहते हैं कि हम तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से ये जो थोड़ी सुस्त ज़िंदगी है इसमें आके इंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है ज़िंदगी। हाँ, ओबियसली अमेरिका को देख लें आप, यूके को देख लें, वो उनकी तो लाइफ बड़ी फास्ट है, रेस लगी हुई है। रेस लगी है, एक अजीब और सी एक कल्चरल गैप की वजह से भी अब लोगों का रुझान बदलता जा रहा है कि हम बदलता जा अपनी रहा है। रूट्स की तरफ जाएं या अपने हाँ, बच्चों की ट्रेनिंग हाँ। ऐसी करें जो मतलब उनको इस तरह की चीजें अच्छा, एक्सपीरियंस करनी पड़ी। वो कंट्रीज़ भी यही चाह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ से लोग, फैमिलीज जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में, तो वो उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है। हम वहाँ जाके इस्लामिक स्कूल ढूंढते हैं, जी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स ढूंढते Private हैं, schools ठीक है, और यहाँ हम इंग्लिश स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक गैप है, गैप है। ठीक है। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ में वो चीज़ें नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है। अब मिडल ईस्ट में लोगों की प्रेफरेंस क्यों है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास स्किल्स हैं लेकिन उनकी एजुकेशन वो उस लेवल की नहीं है, लेवल की नहीं। वो इंग्लिश कंट्रीज़ के वो जो इंग्लिश का टेस्ट है जी, या जी। उनकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इतनी वो सख्त पूरी नहीं कर पाते, तो वो फिर मिडल ईस्ट में जाना मिडल ईस्ट में शुरू कर देते हैं। अब मिडल ईस्ट ठीक है, आपको पीआर या पासपोर्ट नहीं देगा, लेकिन एक लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पीसफुल माहौल है, इस्लामिक कल्चर है, आप अपने बच्चों की एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, पासपोर्ट तो नहीं मिलेगा, जी। लेकिन आप वहाँ सेटल हो सकते Settle हैं। हो सकते और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब है, हैं। ठीक है। ठीक है, 2.5, 3, 3.5, 4 घंटे में आपको डेली फ्लाइट मिलती है। सही। आप एक तरह से अपने होम कंट्री को की तरह ही यानी कि इनसाइड द नाम साहब कनाडा। प्रायोरिटीज इस तरह से चेंज हो रही हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हाई जॉब कहीं करीब हो जाए कि पेट्रोल भी ना लगे, ज़्यादा नुकसान भी ना हाँ, उठाना पड़े, करीब हाँ, है, बच्चों की अवेलेबिलिटी भी हाँ, है, इजीली स्कूल भी छोड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें काउंट आप कर रहे होते हैं घर के माहौल के हिसाब से। तो इसी तरह अब आप एक कंट्री भी चूज करते हैं कि मुझे क्या सूट करता है तो मैं हाँ, यहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे तो ही। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लेट्स सपोज अगर आप कहीं सेटल होना चाहिए या मैं सेटल होना चाहूँ तो पहली एक कौन सी कंट्री? जी बिल्कुल, देखें, पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री पासपोर्ट देगा, ठीक है। नेशनैलिटी कौन देगा, ठीक है। पासपोर्ट में तो ऑब्वियसली नंबर 1 तो कनाडा है, कनाडा है। ठीक है, नंबर 2 फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप,
कनाडा जो है आपको विद इन 3 इयर्स, अगर आपके पास पीआर है, PR है। आप पीआर इमिग्रेंट वीज़े पे कनाडा इंटर हुए, चाहे स्किल्ड इमिग्रेशन है, चाहे स्पाउस वीज़े के थ्रू गए हैं, या आपने वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करके अपना पीआर का केस डाला हुआ है, ठीक है। तो कनाडा आपको विद इन 3 इयर्स पासपोर्ट दे देगा। पासपोर्ट इससे दे- जल्दी कोई कंट्री नहीं है country जो नहीं आपको पासपोर्ट दे दे। सही। अच्छा, पीआर पे भी आप वो सारी फैसिलिटीज लेते हैं जो एक कैनेडियन ऑलरेडी ले रहा है। सिर्फ आपको वोट की सहूलत नहीं होती, वोट होती, डालने की पासपोर्ट सहूलत नहीं। नहीं होती, वो आपको 3 साल के बाद वो भी मिल वो भी जाती मिल है। जाती है। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के बाद थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दी है, लेकिन उनका सिलसिला चल रहा है ठीक है। आपको पीआर का या स्टूडेंट वीज़े का। अच्छा। इसी तरह फिर यूके है। यूके अपने पासपोर्ट को लेके 10 इयर्स पे चला गया, यूरोपियन कंट्रीज भी 10 इयर्स पे चले गए। तो वाहिद कनाडा है जो 3 इयर्स के अंदर। जबरदस्त। और कनाडा में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, मैं आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये पता नहीं कब तक है, जो जिनके फायदा पास उठा लें। इवन के 1 साल की हाउस जॉब भी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटिस्ट है, आइल्स करें, लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7, 1 ईयर की हाउस जॉब पे भी कनाडा आपको शहरियत दे देगा। जबरदस्त। अच्छा इनाम साहब, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का भी लोग जो हैं वो बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उधर भी जाने के लिए लोग जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं, तो कितना अच्छा है उनका ये फैसला न्यूजीलैंड की तरफ जाने का? बहुत अच्छा है। अगर न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन मिल जाए, न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है। अच्छा, रेसिज्म न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम है, कम है। जबरदस्त। बहुत कम है, और बड़ी पुरसकून लाइफ है। अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं, आपको न्यूजीलैंड का को मौका मिलता है जाने का, तो बिल्कुल आप प्रेफर करें। और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरह ही उनके लॉ हैं। सही। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हैं तो आप न्यूजीलैंड में भी हैं। न्यूजीलैंड में भी। ठीक है। और लोगों की कोशिश ये होती है कि हम न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंट्री बड़ा है, country ठीक है, Opportunities ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और उसका न्यूजीलैंड के लिए केस बनता है, तो तो न्यूजीलैंड। बिल्कुल प्रेफरेंस देनी अच्छा, चाहिए। इनाम साहब, जिस तरह से आपने कहा भी कि कनाडा जो है वो ज़बरदस्त है, इसी तरह आपको शहरियत भी मिल जाती है, न्यूजीलैंड का भी जिक्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया। इन केस आप क्या समझते हैं जो दीगर कंट्रीज़ हैं जहां आपको कल्चर भी मिलेगा, थाईलैंड हो गया, दीगर जितने भी ममालिक हो गए, अगर वहाँ आप कल्चरली या पीसफुल माहौल देखकर जाना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि पहले इन कंट्रीज़ में जाया जाए, शहरियत ले ली जाए, फिर कैनेडियन शहरियत रखने वाले को ईजीली इन कंट्रीज़ में रहना? बहुत अच्छा सवाल है जी। आपका। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास, और ऐसा होता भी है कि आपने कैनेडियन पासपोर्ट लिया, ठीक है। ठीक है, अब आप ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। मैं फ़र्ज़ करें कि आप गई मिडिल ईस्ट, आपने साथ में अपनी कनाडा की शहरियत भी डाली हुई है, और आपकी अब कनाडा की पीआर हो गई। पीआर हो गई। पीआर हो गई, आपने साल में 8 माह कनाडा के अंदर स्पेंड किए, इस तरह करके आपने 3 साल में कैनेडियन पासपोर्ट ले पासपोर्ट लिया, ले लिया। और फिर आप आ गए मिडिल ईस्ट में मिडिल पासपोर्ट लेके। आप भी वही हैं, आपकी एजुकेशन भी वही है, आपकी सैलरी 2 टाइम ज़्यादा हो जाए, ओके। क्योंकि यू आर नाउ कैनेडियन सिटीजन। कैनेडियन सिटीजन, वाह। ठीक है, कुछ नहीं आपने चेंज किया, सिर्फ ना शहरियत कोई आपकी Skill भी एजुकेशन, वही है। स्किल्स भी वही है, हाँ, एजुकेशन भी वही है, सिर्फ एक पासपोर्ट चेंज हो गया। सही। ठीक है, तो हमारे जो बेशुमार पाकिस्तानी भाई हैं, ख़ास तौर पे इंजीनियर्स, जिनकी मिडिल ईस्ट में बहुत डिमांड है, ऑयल एंड गैस की फील्ड में, फील्ड में बहुत। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, और मतलब इनाम साहब, हमारे तो पाकिस्तानी देखें तनख्वाह डबल हो या ना, वो इस चीज़ से बड़े मुतासिर हैं कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हम वैसे ही किस तरह बचाने आते हैं जिसके हाँ, पास भी यानी कि ये है कि ये आप बड़ा अट्रैक्टिव ये पॉइंट टैग है। लगवा लें ये तो फिर आप बिल्कुल easily वो benefits ले सकते आप हैं। वो आपको ले जाएंगे निकाल के। ठीक है, ठीक है, सही। इवन के कोविड में हमने देखा हाँ, कि जो विजिट्स पे भी लोग कनाडा के अंदर थे, इवन के उनके पास पासपोर्ट नहीं पासपोर्ट नहीं था। था। ये मैं बड़ी अहम बात जी, जी, आपको जी। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जिनके जो लोग विजिट्स पे थे, उनको भी कनाडा ने $2,000 से $2,500 पर मंथ दिया, क्योंकि वो वहाँ ऐसे फंस ही गए है। थे ना। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है?
है। क्या हो सकता है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है कि आपके लिए रिलायबल हाँ, क्या है। और अच्छा, आप उसको ये जो मिस कॉन्सेप्ट है कि जी कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बंद कर दिया, उनके पास लोग ही नहीं, वो अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कनाडा को अगले 50 साल भी लोग चाहिए। लोग चाहिए। चलें जी, चलें सब कनाडा चलते हैं। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त का। और वाकई जी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर आप ये करना चाहें। और वही वाली बात है ना कि 5 साल ये लगा लो, उसके बाद ज़िंदगी आसान है, तो कनाडा की शहरियत ले लो। और ये जो वो कहते हैं ना कि इधर बहुत बर्फ है और बड़ी जिंदगी मुश्किल है, यहाँ पे तो जॉइंट्स में पेन निकल आती है, और जो वहाँ के लोग इसलिए कहते हैं कि आप ना ही आप ना आए, कभी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। एग्जैक्टली, आपको डिस्करेज करते हैं, आपका दिल आपको उठा वहाँ से ये जरूर कहेंगे कि इधर ना इधर ना आना, आना। और खुद खुद नहीं कोई आते। नहीं, आज तक कोई बता दें वापस आए। खुद कोई नहीं आता, तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर comment आपको है। मौका मिला है तो मौका निकलते ही बस आप भी निकल लें। और हम भी अब निकलते हैं, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।